आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और कौन सा टॉपिक? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। और आखिरी में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ ताकि इजिली से आप लोगों को समझ में आए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कि जैसे कि कोई हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, उसमें हम क्या करें कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। अब आपको समझना चाहिए कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है। तो जैसे आपका वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सबको अगर हम खुले में रखते हैं तो ये क्या होता है कि उड़ने लगता है, एवोपरेट होने लगता है। तो हमारे क्या होते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट हुआ आपका। तो उससे क्या होता है कि आपका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से। जैसे कि सपोज कीजिए हमने इतना क्या लिया कि देखिए वाटर ले लिया, ये क्या है, हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ। और फिर हम क्या करते हैं कि हमने सॉल्ट ले लिया, ये देखिए हमने इतना सॉल्ट ले लिया, ये हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और अगर हम इसको इसमें क्या करें कि इस तरीके से डिसॉल्व कर दें तो इससे क्या होगा, हमारा कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो वेपर प्रेशर के डिक्रीज जो होता है उसी से रिलेट करती है। ठीक है। उसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसका नेचर कैसा है, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका यहाँ पे देखते हैं हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, आपको इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को हमें इस वीडियो में स्टडी करना है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप चाहे तो ये चीज मेरे साथ नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव नोट आपके लिए हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, पानी लिया और सॉल्ट लिया। ठीक है। तो इससे आप ये चीज समझ सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, किसके मुकाबले कम होता है, प्योर के। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं ये चीज। जैसे कि आप पानी में नमक डाल के अगर आप उसको हीट देंगे तो क्या होगा कि जो उसके वेपर से कम बनेंगे। ठीक है। और अगर आप प्योर वाटर को हीट दे तो उसके वेपर जल्दी बनेंगे। तो ये कि आपका रियल एग्जांपल है, आप चाहे तो खुद से करके देख सकते हैं ये चीज। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे हम सपोज करते हैं कि जो P1 है आपका, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब कि जब हमने सॉल्ट और वाटर दोनों को मिलाया तो ये हमने सपोज किया। उसके बाद हम जो P1 नॉट है, ये देखिए आपको, ये क्या है, हमारा प्योर वाटर, जब हमने उसमें सॉल्ट नहीं मिलाया था। ठीक है। और X1 क्या है, हमारा मूल फ्रैक्शन है। ठीक है। मूल फ्रैक्शन तो होगा ही क्योंकि हमने सॉल्ट और वाटर को मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना, तो इसका मूल फ्रैक्शन तो होगा ही। इसके बाद अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ क्या कहते हैं, तो राउल्स लॉ P1 इज इक्वल्स टू X1 P1 नॉट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं राउल्स लॉ पे, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा राउल्स लॉ है। अब इससे हम क्या करेंगे कि एक एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि आप देखिए डेल P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखिए डेल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेल मतलब होता है चेंज। अब चेंज कैसे आया, ये देखिए P1 नॉट, ये क्या है, हमारा प्योर वाटर का क्या था, वेपर प्रेशर था। ठीक है। क्या हो रहा था कि ज्यादा बन रहा था, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये हो गया और प्योर का ये हो गया। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या करते हैं कि P1 की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। तो P1 की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेल P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस X1 P1 नॉट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि P1 नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं। तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस X1।
और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कितने भी कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उनका मूल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। मतलब कि x1 किसका हो गया, यहाँ पे वाटर का हो गया, और x2 किसका हो गया, सॉल्ट का हो गया, इसका टू 1। तो इसके बाद क्या होगा, x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। तो यहां पे हम x2 पुट कर सकते हैं। यहां क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। ये हमने डिराइव कर लिया। अब हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसका डिवाइड कर देते हैं, P1 नॉट का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा क्या हो जाएगा, डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। इसके बाद क्या होगा कि आप डेल P1 की फिर से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। यही हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा x2 है, अब इसको हम रिप्लेस करके चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूल फ्रैक्शन रख सकते हैं x2 का। ठीक है, तो आपको सपोज करना है कि जैसे कि x1 क्या हुआ, मूल फ्रैक्शन किसका, वाटर का, तो n1 उसका क्या हुआ, मूल हो गया, और x2 किसका हो गया, सॉल्ट का, तो n2 क्या हो गया, मूल सॉल्ट का। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि अगर हमें मूल फ्रैक्शन x2 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल फ्रैक्शन किसका, x2 का। ठीक है, तो अब इसको चाहे तो हम यहां पुट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अब आगे देखते हैं, अगर सपोज कीजिए कि मैंने पानी बहुत सारा लिया था, आपने देखा, अगर मैं उसमें पार्टिकल या 2 पार्टिकल्स अगर सॉल्ट के मिलाता, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं कि नेग्लिजिबल कर सकते हैं, अगर बहुत कम अमाउंट में आपका क्या हो, सॉल्यूट हो। ठीक है, तो अगर N2 जो है, मतलब कि सॉल्ट जो है वो अगर बहुत कम हो वाटर के मूल्स के कंपैरिजन में, तो क्या कर सकते हैं कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्या आएगा, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मूल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो N2 इज इक्वल्स टू आपका मूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W2 अपॉन M2। ऊपर क्या आता है, वेट, और नीचे क्या आता है, मोलर मास। ठीक है, अब इसको किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैंने 5 ग्राम सोल्ट ले लिया। ठीक है, तो जो मैंने 5 ग्राम लिया है वो कहां पे रखेंगे, आप ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, जो सॉल्ट का वेट हो। अब सॉल्ट कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि NaOH। इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट का मोलर मास नीचे रखिए, और ऊपर क्या रख सकते हैं, जितने ग्राम आपने सॉल्यूट लिया है। उसी तरीके से N1 का क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1। तो यहां पे आप वाटर का रख दीजिए मोलर मास, और ऊपर क्या रख सकते हैं कि आपने 1 लीटर वाटर लिया, 2 लीटर वाटर लिया है, 500 ग्राम वाटर लिया, आपने जितना वाटर लिया ऊपर आप उसका रख दीजिए, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप N1 निकाल सकते हैं। तो हम इसको अगर यहां पर पुट करें, ये जो चीज आपने लिए, तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू क्या है, W2 अपॉन M2, और पूरे अपॉन में क्या आएगा, W1 अपॉन M1। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये हमने क्या किया कि एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का इंक्रीज होता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ये चीज आपको बेसिकली पता ही होनी चाहिए कि आप वाटर को अगर बॉईल करें या वाटर को आप टेम्परेचर दें
तो क्या होने लगता है, वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट होने लगता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइल कब होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तब क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉइल होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को ही ले लीजिए, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है, एवोपरेट होता है। तो वो क्यों होता है बॉइल और एवोपरेट, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने लगता है। तो वो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर जो है एवोपरेट होने लगता है, यानी बॉइल होने लगता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का डिक्रीज होता है कैसे, जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मैंने इससे पहले भी बता चुका हूं। तो इससे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। जैसे आप प्योर वाटर को अगर बॉइल करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉइल हो जाता है। लेकिन आप उसमें अगर सॉल्ट मिला के उसको बॉइल करें तो वो 110 डिग्री 105 डिग्री पे क्या होगा कि बॉइल होना चालू होगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। उसके बाद हम सपोज करते हैं कि टीबी नॉट जो है बॉइलिंग टेम्परेचर, नॉट मतलब होता है प्योर, ठीक है, बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देखिए, और टीबी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज आपको डेल टीबी मतलब कि कितना चेंज आ रहा है। तो टीबी क्या हो रहा है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब हमने वाटर में नमक मिलाया तो वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमने उसको पहले लिखा है। ठीक है, और ये टीबी नॉट क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो भी हमारा आंसर आता है उतना हमारा क्या हो जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम इसका डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखिए डायग्राम क्या है, ये सॉल्वेंट का है, ठीक है, मतलब कि वाटर का है, ये प्योर है। और नीचे वाला क्या है, ये देखिए सॉल्यूशन का है। पहले हमें इतना ही टेम्परेचर लग रहा था इस सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए, लेकिन अब हमें इसी सॉल्यूशन को, जब हमारा सॉल्यूशन बन गया तो नॉन वोलेटाइल मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और आप यहां पे ग्राफ में भी देख सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कि डेल टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। या तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, या फिर आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। इसके बाद ये देखिए एक्सप्रेशन दिया है, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम मतलब की मोलेलिटी। ठीक है, डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी एम। केबी क्या है, हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इस इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट बताइए आप क्या होती है। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि केल्विन केजी मूल इनवर्स, आप इससे ये देखिए लिखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, हम उसी तरीके से दूसरी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक उसी तरीके से कि W2 क्या हमारा, जैसे सॉल्ट लिया था हमने तो सॉल्ट है, और W1 क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मूल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम क्या लिख सकते हैं, केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आप M को देखिए, ये M क्या है हमारा N2 अपॉन, तो हम यहाँ W1 लिख देते हैं वेट, और नीचे 1000 कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि N2 जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, W2 अपॉन M2। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दे तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2, और ये आपका नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1000 जो आपका ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं कि
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे डेल टीबी इक्वल्स टू के बी एम लिखा था, अब इसी में हम क्या करते हैं कि एम की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल टीबी इज इक्वल्स टू के बी एम में पुट करेंगे तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बी W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये हमारे क्या कर लिया कि डिराइव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमें कभी कभी क्या चीज दी हुई हो, ये सब दिया हुआ है और बोले कि आप सॉल्यूट जो है उसको पता लगाइए कि कौन सा सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट का आप क्या कीजिए कि मोलर मास फाइंड कीजिए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, M2 को ऊपर कर दीजिए और यहाँ पे KB W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू W1, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं और कौन सी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखते हैं किस तरीके से होगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि वेपर प्रेशर जो है कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ऑलरेडी कम होता है। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो बहुत तेजी से ये क्या करता है कि सॉलिड फेस और लिक्विड फेस के बीच में बैलेंस को क्रिएट करता है। मतलब कि बहुत जल्दी से तेजी से क्या करता है, बैलेंस बना लेता है सॉलिड फेस और लिक्विड फेस के बीच में, ठीक है। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, ऐसा टेम्परेचर होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सब्सटेंस का वो लिक्विड फेस में बराबर होता है किसके वेपर प्रेशर से, उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेस से, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है कि फ्रीज कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के, ठीक है। अब ठीक पहली और दूसरी प्रॉपर्टीज की तरह भी हम इसमें भी क्या करते हैं कि हमने माना कि TF नोट जो है हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, और TF जो है वो हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है कि ये एक्सप्रेशन ठीक उसी की तरह। अब यहाँ पे TF नॉट आगे क्यों है, TF नॉट आगे इसलिए है, अगर हम प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करें जल्दी फ्रीज नहीं होगा, लेकिन हम किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करें तो वो क्या होगा कि जल्दी जम जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन हमारी क्या कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं डायग्राम को। तो ये देखिए हमारा TF जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये TF नॉट क्या है हमारा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर, और इधर की तरफ टेम्परेचर। जैसे कि कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में मिला दिया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कि वो जल्दी फ्रीज हो जाता है उसका। ये देखिए आप, ये जल्दी फ्रीज हो गया सॉल्यूशन जो है, ठीक है, सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज हो गया, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर भी आप देखिए ज्यादा नहीं बना। लेकिन अगर यहीं पे हम लिक्विड सॉल्वेंट को लें तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है इतने ही टेम्परेचर पे। इसका इतने टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है, तो वेपर प्रेशर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिलिटी एम ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। उसके बाद ये हमें दिया हुआ है कि डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब हम क्या हो रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे KF आएगा, वहां पे KB आया था, यहाँ पे KF आएगा, ठीक है। और इस KF को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि केल्विन केजी मूल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास एज M2, ठीक उसी तरह के जैसे हमने पहले किया, प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TV ऑफ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सॉल्वेंट देन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो हम इसको एक इक्वेशन के से किस तरीके से बता सकते हैं, तो हम क्या, हमें मोलिलिटी का फॉर्मूला पता है, मूल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे पहले बताया मैंने, अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो M इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका N2 अपॉन W1, और kg में तो 1000, ठीक है। अब मूल्स का फॉर्मूला आपको पता है, तो मूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल्स टू
W अपॉन M, मतलब कि जो कंपोनेंट का मास हो और नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका N2 है, तो यहां पे N2 हो जाएगा, यहां N2 N2, तो W2 अपॉन M2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा W1, और ये जो 1000 है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। क्या हम इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, यह देखिए यहां पे, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहां पे करते हैं हम M की वैल्यू पुट कर देते, तो किस तरीके से होगा, डेल TF इजिकल्स टू TF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। सॉरी, यहां पे KF आएगा, TF नहीं आएगा, KF आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अभी कभी क्या होता है कि हमें ये चीज दी हुई होती है और हमें क्या होता है कि मोलर मास फाइंड करना होता है। तो मोलर मास आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, M2 इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब जो आपका KF है, ये क्या होता है कि KF जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो KF इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका R इंटू M1 इंटू TF का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल फ्यूजन H। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि KF की आप वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अलग से, ये फॉर्मूला इसके नहीं है, इसके बाद का नहीं है, ये फॉर्मूला अलग से लिखा है, ठीक है। तो ये किस लिए लिखा है कि जो KF की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक अलग फॉर्मूला है, यहीं तक आपको डिराइव करना था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि फोर्थ नंबर पे आते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा क्या है, फोर्थ नंबर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारी ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है कि मात्र जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे ही सब्सटेंस को क्या करती है कि अलाउ करती है, यानी परमिशन देती है अपने अंदर से पास होने के लिए, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स को पास होने की परमिशन नहीं देती, यानी अलाउ नहीं करती। जैसे कि वाटर्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो उससे क्या होते हैं कि पास हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें हम सॉल्ट मिला दे तो उससे पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी क्या है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए। लेकिन वाटर जो है वो क्या हो रहा है कि इसके अंदर जा भी रहा है और आ भी रहा है, ठीक है। तो वाटर पास हो सकता है लेकिन उसके अंदर से सॉल्ट जो है वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसीलिए होती है, वो क्या करती है कि सेपरेट करती है किसको, सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को, ठीक है। अब हम ऑस्मोसिस समझते हैं कि हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में रख दें, जैसे कि हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट है और यहां पे हमारा क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में हम किसी सेमी परमेबल को मेम्ब्रेन को रख दें, तो इस केस में क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है कि मेम्ब्रेन से पास होके सॉल्यूशन तक जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो ये सॉल्वेंट है यहां से यहां तक तब तक फ्लो होगा जब तक कि उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम ना हो, मतलब कि एक संतुलन दोनों के बीच में ना बने। तब तक क्या होगा कि आपका सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता ही जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता जा रहा है, यहाँ सॉल्यूट की तरफ, मतलब, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी ये जो दिख रहा है आपको थिसन फनल, हम यहां से एक प्रेशर लगाएं, ठीक है। तो जब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूं। वही जो प्रेशर इसके फ्लो को रोक दे, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसको सॉल्यूट की तरफ जाने से रोक दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए, जैसे कि हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है इसके अंदर हमने सॉल्यूट भर के रखा है,
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां से हम प्रेशर लग रहा है तो इधर सॉल्यूट की तरफ, इधर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है ये हमारा प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसमें पाई, और पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो हम पाई लगा दें एटीएम के साथ, पी एटीएम के साथ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। यहां से तो क्या होगा कि जब इसका प्रेशर इधर की तरफ आएगा तो ये क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट जो है इधर नहीं आएंगे। ठीक है, इधर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया। यही जो प्रेशर हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आर्टिकल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि ये भी नंबर्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पहले 3 के लिए देखा, ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेरिटी सी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे मोलेरिटी को सी से डिनोट किया गया है, मतलब कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके? कैपिटल सी के, एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब दिए हुए टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आप अपने मन से नहीं ले सकते, तो यहाँ पे टी भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस पाई के, इसके बाद हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमारे पास क्या आएगा? सी आर टी। आर क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप सी को, आपका मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन के लीटर। ठीक है, तो आप यहां पे रखेंगे तो क्या होगा? C इज इक्वल्स टू मोल्स N2 अपॉन V। ठीक है, लीटर मतलब क्या? उसको वॉल्यूम में कर लिया है। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू N2V। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम उसको, अगर हम पुट करें तो क्या होगा? पाई इज इक्वल्स टू N2V अपॉन RT। ठीक है, अब आपको पता है कि N2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2। ये चीज मैं आपको पिछली 3 बार बता चुका हूं, तो ये चीज आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2 इंटू VRT। ठीक है, तो V को हम ऊपर कर दे तो पाई V इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2RT। तो हम M2 को फाइंड करें तो M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W2RT अपॉन पाई V। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि इससे मोलर मास भी निकाल सकते हैं जो हमारा सॉल्यूट है उसका। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए। इन सभी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एग्जैक्टली वही नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल के थ्रू जैसे आपको बताता हूं कि ऐसे 2 सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे कि मैं सॉल्ट और वाटर या शुगर और वाटर, ये 2 हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक ही गिवन टेम्परेचर पे अगर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, जो आपके ब्लड में सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो कितने 0.9% में इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि मास पर वॉल्यूम प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या करते हैं कि इन सेल्स को अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में रखें जो कि 0.9% से ज्यादा सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? वाटर जो है आपकी सेल से बाहर चला जाएगा और ऐसे में क्या होगा कि आपकी सेल श्रिंक हो जाएगी, मतलब कि सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। और अगर जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो 0.9% से कम हो तो इस केस में क्या होता है? वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, जिसके कारण आपकी सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो स्वेल होना मतलब कि फूल जाती है। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए आपके। कौन कौन से? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये 2 तरीके के आपके केस हो गए। ठीक है, तो आज का थ्योरी पार्ट हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea NH2CO NH2 is dissolved in
850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोरिंग। तो हमने क्वेश्चन को देखा, अब क्या करते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हमें सबसे पहले जो जो दिया है क्वेश्चन में हम उस चीजों को लिख लेते हैं गिवन। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, P1 नॉट हमें गिवन है कितना 23.8 mmHg। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या गिवन है W2, ठीक है 50 ग्राम, और ये W2 क्या है मास ऑफ यूरिया। उसी तरीके से हमें W1 भी दिया हुआ है 850 ग्राम मास ऑफ प्योर वाटर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब कि हमें P1 फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है रिलेटिव लोरिंग। रिलेटिव लोरिंग मतलब कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन, ये चीज हमें फाइंड करनी है, ये दो चीजें। इसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, तो उन फॉर्मूले को हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, चाहे तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दोनों में आप वैल्यू को पुट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल डीपली अच्छे से समझ में आए। तो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, P1 नॉट माइनस V1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2। ये क्या है मूल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मूल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले मूल्स को हम N से डिनोट करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो N2 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 होगा। तो हम सबसे पहले N2 फाइंड करते हैं, तो N2 किस तरीके से निकलेगा, W2 हमें कितना दिया हुआ है 50, तो हम 50 ग्राम रख देते हैं। यूरिया का मोलर मास कितना होता है फिर से बता देता हूं, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2 ये होता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आता है हमारा 60, और किस तरीके से 60 आता है ये मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा, तो यहां पे हम 60 रख देते हैं, ठीक है। तो N2 को अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो N2 आपका आएगा 0.83, ये आपका क्या आएगा आंसर, हमने N2 को निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि N1 को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मूल फ्रैक्शन निकालने में दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो N1 कैसे निकलेगा, इस तरीके से N1 निकलेगा W1 अपॉन M1। तो W1 हमारा वाटर का कितना दिया हुआ है 850, और वाटर का वेट कितना होता है H2O हमारा होता है 18 होता है, इसका क्या मोलर मास, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 रख देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 47.22 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने N1 और N2 दोनों निकाल लिए। अब मूल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, X2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू, N2 हमारा कितना आया है 0.83 अपॉन 0.83 प्लस 47.2, ये हमने क्या किया पुट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना आएगा 83 अपॉन 48.05। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.017 हमारा आंसर आएगा। अब क्या करते हैं कि X2 की वैल्यू हम कहां पे पुट कर देते हैं, जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था वहां पे पुट कर लेते हैं। तो हम वहां पे वैल्यू को पुट करते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2 की जगह 0.017। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमें गिवन थी 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू 0.017। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23.8 माइनस P1 इज इक्वल्स टू हमारा कितना जाएगा 0.41। अब हम क्या करते हैं कि जो आपको ये दिख रहा है इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस P1 इज इक्वल्स टू 0.41 माइनस 23.8, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप देखिए माइनस P1 इज इक्वल्स टू 23.38 समथिंग आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये इसका माइनस इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल्स टू 23.38 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा वेपर प्रेशर mmHg। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है हम वो लिख लेते हैं,
ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, टीबी दिया हुआ है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टीबी नॉट दिया हुआ है हमें कितना 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमें W1 दिया हुआ है, ठीक है, तो W1 हमें कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें W2 फाइंड करना है, W2 मतलब कि वेट ऑफ सुक्रोज हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो क्या फॉर्मूला था, डेल टीबी इज इक्वल्स टू KBM, ये हमारा फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद हमें मोलिलिटी पता होनी चाहिए कि मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है मोलिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होगा कि M इज इक्वल्स टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट क्या है हमारा सुक्रोज, यानी W2 यानी N2 अपॉन W1 बाय 1000। अब W1 क्या है हमारा वाटर है, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर है, और सॉल्यूट क्या है हमारा सुक्रोज है। इसके बाद क्या होगा कि आपको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा W2 अपॉन M2 इंटू W1, और जो 1000 है ऊपर चला जाएगा तो 1000। अब इस वैल्यू को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए कैसे पुट होगी, डेल टीबी इज इक्वल्स टू KB, और M की वैल्यू क्या है W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। अब हमें क्या फाइंड करना है W2, तो अब क्या करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, तो डेल टीबी इंटू W1 इंटू M2 अपॉन KB इंटू 1000 इज इक्वल्स टू W2। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब इसमें बस हमें सिंपली वैल्यू पुट करना है, तो हमें ये डेल टीबी पुट करना है, तो हमें डेल टीबी की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करें, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि डेल टीबी इज इक्वल्स टू TB नॉट TB माइनस TB नॉट, ठीक है। तो हमें TB कितना दिया 100 माइनस 99.63, तो हमारा डेल TB कितना आ जाएगा 0.37, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया डेल TB। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे KB दिख रही है, ठीक है। ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, कौन सा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो होती है 0.52 होती है वाटर के लिए, ठीक है। सब केसेस में इसकी वैल्यू जो है इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन वाटर के केस में क्या होती है कि इसकी वैल्यू 0.52 होती है, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए कि वाटर के लिए 0.52 ही होती है इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें सारी वैल्यूज पता है, बस हमें यहाँ पुट करना है। तो W2 इज इक्वल्स टू TB की वैल्यू क्या है 0.37 इंटू W1 हमें कितना दिया हुआ है 500 ग्राम इंटू 1000, W1 500 ग्राम, और यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा M2 की वैल्यू। तो M2 हमारा कितना है, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, तो सुक्रोज जो होता है उसका मोलर मास होता है 342, ठीक है। तो यहाँ पे हम 342 पुट कर देते हैं। ये कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए कि पता होनी चाहिए पहले से कि सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है और वाटर के लिए इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद नीचे हमें क्या पुट करना है KB। अब KB कितना हमारा 0.52 इंटू 1000। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, तो हमारा आंसर कितना आएगा 63270, ये हमारा आंसर आएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 520। अब जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 121.67 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा W2 की वैल्यू आ रही है, यानी सुक्रोज का वेट हो गया। मतलब इतने ग्राम अगर हम सुक्रोज मिलाएंगे तो वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होगा, ठीक है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं।
कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी C6H8O6 टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। KF की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, जैसे यहाँ पे KB की वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी, मतलब कि KB की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई थी, कितनी होती है 0.52 वाटर के लिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दी हुई है KF की वैल्यू, किसके लिए, स्कॉर्बिक एसिड के लिए, ठीक है। हमने क्वेश्चन को देखा, इसके बाद हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है हम वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन 3, तो हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले डेल TF की हमें वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। और यही हमारा क्या है, सॉल्वेंट यानी W1 ये हमारा है, ठीक है। तो 75 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद हमें एस्कॉर्बिक एसिड दिया C6H8O6, यही हमारा क्या है, W2 है, जिसका हमें ग्राम फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्कॉर्बिक एसिड जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसका मोलर मास कितना होता है, इसको अगर हम फाइंड करें 6 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस 6 × 16 इजिकल्स टू 176 ग्राम मूल इनवर्स होगा ये, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से इसका मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम मूल इनवर्स, ठीक है। तो इनका मोलर मास भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, डेल TF इक्वल्स टू KFM, ठीक है। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक इससे पहले जैसे हमने किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, KF इक्वल्स टू W2 × 1000 अपॉन W1 × M2, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल TF। अब क्या करते हैं कि हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, W2। तो कैसे होगा, डेल TF × W1 × M2 अपॉन KF × 1000, और हमें W2 फाइंड करना है। और KF की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 3.9 केल्विन kg मूल इनवर्स दी हुई है, तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू W1 हमारा क्या है, 75 इंटू M2 कितना है, 176 अपॉन 3.9 इंटू 1000 इजिकल्स टू W2। तो ऊपर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 19,800 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3900 आएगा, ठीक है, इसका टू W2। तो जब आप W2 को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 5.077 ग्राम, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि फाइंड कर लिया, हमें यही फाइंड करना था। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, यानी कि इंटेक्स क्वेश्चन के 2.12 पे। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है और पास्कल में कैलकुलेट करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.5 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 18500 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4, ठीक है। तो हमें सबसे पहले V दिया हुआ है कितना, 450 ml, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, टेम्परेचर दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे नंबर पे हमें खुद पता होना चाहिए कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए 8.314 क्या होती है, R की वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, पाई फाइंड करनी है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड करना है। अब इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ठीक है। ये फॉर्मूला भी जब हमने डेरिवेशन पढ़ा था तब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में देखा था। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। अभी जो आपको C दिख रहा है ये मैंने आपको बताया था कि मोलेरिटी होता है, ठीक है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू N यानी मूल्स, और नीचे क्या हो जाएगा लीटर में, तो V, ठीक है, वॉल्यूम से डिनोट कर देते लीटर को। तो यहाँ पाई इज इक्वल्स टू N VRT,
टी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं दी हुई, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, W/m 1 ग्राम, और m क्या है, मोलर मास आपको ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए। तो हम यहाँ पुट कर देते तो 1/1,85,000, ठीक है। अब n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो फिर से हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, पाई इज इक्वल्स टू NYVRT, और n हमने निकाल लिया था, तो पाई इज इक्वल्स टू 1/185,000 इंटू VRT। अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, लेकिन हमें इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 273 प्लस 37, तो 310 केल्विन आपका ये हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज को रख देते हैं, तो 1/185,000, और V हमारा कितना होगा, आप यहाँ पे देखिए फिर से 450 ml था, लेकिन लीटर में होता है मोलरिटी में, तो क्या होगा हमारा 0.50, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं V के जगह पे 0.45, ठीक है। इस चीज को हमने यहाँ रखा। R की वैल्यू क्या है, 8.314, ठीक है, और टेम्परेचर हमें 310 दिया हुआ है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू काय में दी हुई थी, किलो पास्कल में। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 इंटू 10⁻³ का, तो ये हमारी क्या जाएगी, पास्कल में आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 396 पास्कल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और आगे की वीडियो जो है एबनॉर्मल मोलर मास और रिवर्स ऑस्मोसिस पे आने वाली है। तो उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपनी वीडियो जो है वो चालू करने वाला हूं, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो आप चाहें तो वो वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक इजी, लर्न इजी।